हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने उसको थोड़ा सा इंट्रो किया था। आज थोड़ा सा और जानेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेसन। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेटेजी होता क्या है। स्ट्रेटेजी एक तरीके का क्या है, रिलेटेड एक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो इंक्रीज कर पाता है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक तरीके का एक्शन है जिससे जो मैनेजर है वो इंक्रीज कर सकता है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा मिशन होता है ना कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो भी हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का या एंटरप्राइज का, उससे रिलेटेड क्या करते हैं हम, एक्शंस को अडॉप्ट करते हैं। या फिर कोई रिसोर्सेज हमें लगता है कि हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन रिसोर्सेज की एलोकेशन कर लेते हैं। और जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, उनके बारे में पहले से ही प्लानिंग करके हम चल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि हर साल हम एक मशीनरी की क्या है, वैल्यू को डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि जो वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, जो हम अमाउंट हर साल बचाते चले जा रहे हैं, अपने आप से रिड्यूस करे जा रहे हैं उसकी वैल्यू से, उससे क्या करते हैं, बाद में एक न्यू मशीनरी इजिली परचेज कर पाते हैं। इसलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो क्या है, एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम जब भी कोई एम हमारा होता है, हम उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं अब कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? एक वो खूबी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, जो दूसरे क्या है इंटरप्राइजेस में नहीं है, जो सिर्फ आपके पास है, आपको उसके बारे में पता चलता है और आप उसी को क्या करते हो, सेल आउट करने की कोशिश करते हो। वही चीज़ आप बार बार बताने की कोशिश करते हो कि हमारे पास तो देखो ये पर्टिकुलर चीज़ है जो किसी और इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट से क्या होता है, आपकी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी हमारे कंपनी के अंदर हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है इन फ्यूचर में, ठीक है, उनके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें पहले से ही गाइड कर देती है कि अगर आपको कंपनी सक्सेसफुल चाहिए तो आपके जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में ये होने चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी कंपनी को, ताकि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, डिफाइन करता है आपके गोल्स को और मिशंस को। गोल्स और मिशंस मतलब क्या है, जो आप अचीव करना चाहते हो और आप किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हो, आपको उस चीज़ के बारे में ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company। अब वो क्या कह रहा है कि ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को बताने के लिए कि आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो और किस टाइप के आपके गोल्स होने चाहिए। जो आपका विजन है आपकी कंपनी का, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को वो हेल्प करता है किस चीज़ में, प्रोएक्टिव होने में। ठीक है, प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि वो चीज़ों को खुद से करें उसके होने से पहले पहले। जैसे कि अगर आप जैसे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो कि मेरा नेट क्लियर होना चाहिए, चाहे एग्जाम जब कभी भी हो, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो। अभी तक जैसे डेट हमारे पास आई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त में है, कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में है। ठीक है, तो हमें पहले से ही अपने आप को प्रोएक्टिव रखना है कि जब मर्जी हमारा एग्जाम ले लो, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी इसी चीज में आपकी हेल्प करती है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं अपने एक्शंस को, ठीक है, ना कि सिर्फ उसको बैठ के हम देखते रहें। जैसे कुछ लोग हैं सिर्फ बार बार पूछते रहते हैं एग्जाम्स कब है, एग्जाम्स कब से, एग्जाम कब से है, उनको पढ़ना है नहीं और सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि एग्जाम कब से है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कब हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को एनालाइज करते चलोगे, आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट करते रहोगे और ज़्यादा रिवीजन करोगे, ताकि आप अपने आप को और अच्छे से क्या कर सको, एनालाइज कर सको, ठीक है। स्ट्रेटेजी और किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, स्ट्रेटेजी हमारी हेल्प करता है जो भी हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है उसको फेस करने के लिए, वो हमें क्या करता है, पाथ दिखाता है, हमें एक राह दिखाता है कि आगे आपके पास बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, उसको आप किस तरीके से हैंडल करो, और अगर फाइनेंशियली अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, इट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जब एग्जाम देने जाओ तब आपके क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है, 150 के 150 क्वेश्चंस के आप आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हो, जरा सी भी मिस्टेक नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो जो वो आपकी मिस्टेक्स होंगी, जो आपकी पिटफॉल्स होंगे, जो आपकी छोटी छोटी कमियां होंगी, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के थ्रू क्या होगी, पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पार्टी तो गलत होगा, लेकिन बाकी प्रिडिक्शंस तो आपने पहले से बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है तो भी वो इतनी बड़ी गलती नहीं होगी कि आपका जेआरएफ क्रैक ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाहिर सी बात है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं करने के लिए, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सेकंड चीज़ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि इसको प्लान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना, उसकी जो टर्बुलेंस है उसको जान पाना, टर्बुलेंस यानी कि अनस्टेबिलिटी, वो कब क्या कर दे, कैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ जाए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो कोविड-19 है हमारा, तो कोविड-19 के बारे में क्या किसी को पहले से पता था कि कोविड-19 आने वाला है तो हमें पहले से सेल करके रखना है, या फिर किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज था जिसके बारे में शायद ही किसी ने प्रिडिक्ट किया होगा। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और सेकंड फोर्थ चीज़ क्या है हमारी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको कोविड-19 का एग्जांपल दिया है, तो इसके अंदर क्या है कि हम एग्ज़ैक्टली उसकी कॉम्प्लेक्सनेस को नहीं जान सकते हैं। हमें पता है कि थर्ड लेयर आने वाली है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली उस थर्ड वेव को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ वापस से चलो, फिर से हम कोरोना को फैलाएंगे, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है, इसको पूरी तरीके से खत्म होने दें, जो अभी कह रहे हैं, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसको जाने के बाद घूमते, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहता। खैर वो उनकी अपनी चॉइस है, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा होगा, ठीक है, उसको हम पहले से समझ नहीं सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डिफ़िकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज़। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चेंजेस किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप कोई नई चीज़ लेकर आए हैं तो कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसको अडॉप्ट नहीं करेगी। ज़ाहिर सी बात है वो भी अडॉप्ट करना चाहेंगी, वो चाहेंगी कि हम भी आपका मार्केट शेयर खाएं, ठीक है। तो वो भी वो सारे चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को डील आउट करते हैं, या वो कौन सी नई चीज़ लेकर आते हैं जो आपके पास नहीं है।
ठीक है, तो ये सारे हमारे लिमिटेशंस थे। तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।